हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से स्पेशल डिस्कशन जो 75वीं एनिवर्सरी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, उसकी लेके आया हूँ। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिएगा, नया मैटर है। मैं समझता हूँ कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और करेंगे या मरेंगे की बात कहते थे। बापू तो यहाँ तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए, करेंगे या मरेंगे, और वह इस आज़ादी के आंदोलन का शहीद है। इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था। उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए झटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी भी इस भावना की तीव्रता में कसूर भर भी अंतर नहीं था। मैं समझता हूँ कि देश जब उठ खड़ा होता है, सामूहिकता की शक्ति जब पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृत संकल्प होकर चल पड़ते हैं, तो 1942 से 1947 5 साल के भीतर बेड़ियां चूर चूर हो जाती हैं और माँ भारती आज़ाद हो जाती है। रामरच बेनीपुरी ने एक किताब लिखी है, जंजीरें और दीवारें। उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक अद्भुत वातावरण पूरे देश में बन गया था। उस पल को उन्होंने शब्दांकित किया था। हर व्यक्ति नेता बन गया और देश का प्रत्येक चौराहा करो या मरो आंदोलन का दफ्तर बन गया। देश ने स्वयं को क्रांति के हवन कुंड में झोंक दिया। क्रांति की ज्वाला देश भर में धूं धूं करके चल रही थी। बम्बई ने रास्ता दिखा दिया। आगमन के सारे साधन ठप हो चुके थे। कचहरियां वीरान हो चली थीं। भारत के लोगों की वीरता और ब्रिटिश सरकार की नृशंसता की खबरें सब दूर पहुंच रही थीं। जनता ने करो या मरो के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा दिया था। उस समय का यह वर्णन उस किताब में जब पढ़ते हैं तब पता लगता है कि किस प्रकार का माहौल होगा। वह एक समय था और यह बात सही है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ हिंदुस्तान में हुआ और इस घटना के बाद उसका अंत भी हिंदुस्तान से हुआ था। भारत आज़ाद होना सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं थी। 1942 के बाद विश्व के जिन जिन भूभाग में, अफ्रीका और एशिया में इस उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ज्वाला भड़की, उसका प्रेरणा केंद्र भारत बन गया था। इसलिए भारत सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं, आज़ादी की ललक विश्व के कई भागों में फैलाने में भारत के जन सामान्य का संकल्प और कर्तव्य कारण बन गया था। और कोई भी भारतीय इस बात के लिए गर्व कर सकता है। उसको हमने देखा कि एक बार भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिवेशवाद के सारे लोगों के झंडे ढहते गए और आज़ादी सब दूर पहुंचने लगी। कुछ ही वर्षों में दुनिया के इन सारे देशों को आज़ादी प्राप्त हो गई। यह काम बताता है कि यह भारत की प्रबल इच्छा शक्ति का एक उत्तम परिणाम था। हमारे लिए सबक यही है कि हम एक बन करके संकल्प ले करके पूरे सामर्थ्य के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाते हैं तो यह देश की एक ताकत है कि हम देश को संकटों से बाहर निकाल देते हैं, देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल सकते हैं, देश को नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। यह इतिहास ने बताया है। उस समय हम इस पूरे आंदोलन को और पूज्य बापू के व्यक्तित्व को लगते हुए राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है बापू का सामर्थ्य क्या है, उसको वह प्रकट करती है। उस कविता में उन्होंने कहा था, जिस तरफ गांधी के 2 कदम चल देते थे उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि टिक जाती थी उधर करोड़ों करोड़ आंखें देखने लग जाती थीं। इसलिए आज जब हम वर्ष 2017 में हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज हमारे पास गांधी नहीं है। उस समय जो ऊंचाई वाला नेतृत्व था वह आज हमारे पास नहीं है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के विश्वास के साथ बैठे हुए हम सब लोग मिल कर करके उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें तो मैं मानता हूं कि गांधी के सपनों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं है। आज का यह अवसर इसी बात के लिए है।
उस समय भी वर्ष 1942 में जो वैश्विक हालात थे वह आज भारत की आज़ादी के लिए बड़ा अनुकूल था। जो भी उस इतिहास से परिचित हैं उन्हें मालूम है। मैं समझता हूं कि आज फिर से एक बार वर्ष 2017 में जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वह अनुकूलता है जो भारत के लिए बहुत सहानुकूल है और उस अनुकूल व्यवस्था का फ़ायदा हम जितनी जल्दी उठा लें।